जय हिंद एवरीवन। पिछली क्लास में हमने एनडीए से रिलेटेड पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। इसमें बेसिकली ज्योग्राफी के हमने क्वेश्चंस को देखा था। ठीक है, आज की सीरीज में देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस भी है जो एनडीए के पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ हमारे पास नोटिफिकेशन है। न्यू बैच हमारे यहाँ ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है 15 मार्च से। तो जिनको भी इनरोल होना है दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन लेना है आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पिछली क्लास का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था, आपको याद होगा। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट टर्न्स डायरेक्टली इनटू अ गैस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। यानी जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। इसका आंसर सबको पता होगा, सब्लिमेशन इसका आंसर होता है। बाकी हम सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शंस को सॉल्व करते हैं। बेसिकली ये भी फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। कंडेंसेशन, लोगों ने वाटर साइकिल में देखा होगा कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है वाटर साइकिल में। और यहाँ पर जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है उसमें भी हम कंडेंसेशन को पढ़ते हैं, यानी कि संघनन कहते हैं। ठीक है, इवोपरेशन यानी कि जल का वाष्प में बदलना, इवोपरेशन करते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सब्लिमेशन हो गया, ऊर्ध्वपातन। इसका तो ये आंसर ही हो गया। ठीक है, डिफ्यूजन की अगर बात करें हम, डिफ्यूजन की अगर बात करते हैं यानी कि विसरण जो होता है, जैसे हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल पढ़े रहते हैं कि अगर किसी कमरे में एक अगरबत्ती को हम जला देते हैं तो उस अगरबत्ती का सुगंध पूरे के पूरे कमरे में फैल जाता है। वो जो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन में आता है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सब्लिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द अमरकंटक हिल्स इज द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। अमरकंटक पहाड़ी निम्नलिखित में से किन नदियों का स्रोत है। ठीक है, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती है। देखिए, अमरकंटक की अगर बात करें सबसे पहले तो अमरकंटक आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे। छोटा सा हम कोशिश करते हैं इंडिया का मैप बनाने का और इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे हम अमरकंटक देखते हैं जो क्या कहते हैं, सतपुड़ा की क्या है, सतपुड़ा की सेकेंड हाईएस्ट पीक। ठीक है, तो यहाँ पर ये एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे अमरकंटक है और यहाँ से एक रिवर निकलती है। इस रिवर को हम कहते हैं नर्मदा। नर्मदा, ठीक है। देन एक रिवर जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये है सोन, और ये भी अमरकंटक से ही इसका ओरिजिन है और ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और सोन की ट्रिब्यूटरी हम पढ़े रहते हैं रिहंद को। ठीक है, तो ये सेकंड जो हो गई, इसका भी ओरिजिन कहाँ से है, अमरकंटक से ही है। और एक और रिवर है, इसे हम उड़ीसा का शोक कहते हैं और इसका ओरिजिन भी जो है अमरकंटक में सिहावा हिल्स जो है वहां से आप महानदी को देखते हैं। ठीक है, तो ये महानदी जो है इसका भी ओरिजिन क्या है, अमरकंटक ही है। तो अमरकंटक से बेसिकली अगर हम देखें तो नर्मदा का भी ओरिजिन हो रहा है, महानदी का भी हो रहा है और सोन का भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, ये अमरकंटक से भी हम तीन नदियों का सोर्स पढ़ते हैं और एक प्लेस जो है ये है मानसरोवर। मानसरोवर से हम सिंधु नदी का भी पढ़ते हैं, उद्गम होता है, सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है। देन ब्रह्मपुत्रा नदी को भी हम पढ़ते हैं, मानसरोवर से निकलती है। और सतलज नदी जो सिंधु की सहायक है उसको भी हम पढ़ते हैं, मानसरोवर से ही निकलती है। इसका एग्जैक्ट प्लेस भी होता है। तो हम जैसे अगर सिंधु की बात करें तो सिंधु एग्जैक्ट मानसरोवर के पास बोखरचू ग्लेशियर से निकलता है। सतलज की बात करें तो राकस ताल से निकलता है और ब्रह्मपुत्रा की बात करेंगे तो ये आपका यांगसी ग्लेशियर से निकलता है। बट बेसिकली इन सब का सोर्स जो है, मेन प्लेस जो हो जाता है वो आपका मानसरोवर हो जाता है। तो यहाँ से इन रिवर्स को भी हम याद रखते हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा, इस तरह से तीन रिवर का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है सही है। ठीक है, इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है वसंत विषुव 21 मार्च को होता है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन से पूछ किसके कंटेक्स्ट में रहा है, ये हमें जानना ज्यादा जरूरी है। ये बोल रहा है नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है। नदर्न हेमिस्फीयर में हमें सबसे पहले फोकस करना है और उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चंस का क्या देना है, आंसर हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पूछ बता रहा है ये कि वसंत विषु जो होता है वो 21 मार्च को होता है। बिल्कुल सही हो। ठीक है, 21 मार्च का जो होता है समय वो बसंत विषु का होता है। देन उत्तर अयनात जो होता है 22 दिसंबर को होता है, ये कह रहा है। देखिए, उत्तर अयनात 22 दिसंबर को नहीं होता है, यह 21 जून को होगा। ठीक है, और इसके बाद से शरद विषु 23 सितंबर, यानी कि शरद विषु जो है 23 सितंबर को कह रहा है। तो ये भी आंसर क्या क्या है, ऑप्शन जो है सही है। बट यहाँ पे दे रहा है 4th नंबर पे दक्षिण अयनात 21 जून को होता है। ये बिल्कुल गलत है, ये 21 जून नहीं होगा, 22 दिसंबर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के जो थे वो चीजें क्या कर दी गई है, वो चेंज कर दिया गया है ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो सही आंसर है वो हो जा रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जहां से फंसने वाले होते हैं पूछे जाते हैं इसी टॉपिक से। बेसिकली कैसे, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। देखिए, अगर बात करेंगे सन की, तो सन जो है 21 जून को 90 डिग्री एंगल पे आपको मिलेगा। 21 जून को 90 डिग्री एंगल पे आपको मिलता है कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा पर। और ये टाइम पीरियड होगा जिस समय हमारे यहाँ यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा क्या होती है, हम गर्मी फील करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। तो 21 जून को इस दिन सबसे बड़ा लंबा सबसे बड़ा क्या होता है, दिन होता है। ठीक है, तो इस तरह से 21 जून को 90 डिग्री एंगल पे कहाँ दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे फिगर में दिखा रहा है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर लाइन है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो 0 डिग्री, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, और 23 डिग्री एंड हाफ साउथ। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी जो 90 डिग्री एंगल की बात कर रहे हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बात कर रहे हैं। और इस टाइम पीरियड में नदर्न हेमिस्फीयर में जो होता है दिन सबसे लंबा होता है। ठीक है, तो इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं तो कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि रातें क्या होगी, तो रात सदर्न हेमिस्फीयर में लंबा हो जाता है। ठीक है, इसमें से किसी एक कंटेक्स्ट को याद रख लीजिएगा। यानी कि अगर हम कहें कि 21 जून को दिन जो होता है सबसे लंबा होता है, तो वो नदर्न हेमिस्फीयर के कंटेक्स्ट में कहते हैं। ठीक है, वैसे ही सेम अगर बात करें 20 या 21 जून हो गया, देन यहाँ पे हम बात करते हैं 22 दिसंबर की। ठीक है, ये लाइन जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये हो जा रही है, ये जो 90 डिग्री एंगल पे आ रही है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे थे, यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। और इस टाइम पीरियड में जो दिन सबसे लंबा होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। ठीक है, तो इस तरह से 22 दिसंबर को जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो इस तरह से। और एक चीज, सबसे बढ़िया चीज यहाँ पर दे दिया है आपका 23 मार्च और 23 सितंबर और 21 मार्च। ठीक है, ये दिन ऐसा होता है जिस टाइम पीरियड में पूरे अर्थ पे डे और नाइट जो होता है ना बिल्कुल इक्वल होता है। तो ये जो है 21 मार्च और 23 सितंबर का दिन, इस दिन को याद रखिएगा, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात के जो टाइम होता है बिल्कुल इक्वल, यानी कि 12-12 घंटे का हो जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी बातें हम करेंगे क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रूस और देवदार किस वन में पाए जाने वाले वृक्षों की वेराइटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आंसर देना है स्प्रूस। और देखिए, पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट अगर आपको नहीं पता है तो कम से कम आप इतना ब्रेन का यूज जरूर करिएगा। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है बेसिकली हमें 0 डिग्री पर मिलते हैं। 0 डिग्री के आसपास आप देखोगे तो वहां पर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। इसीलिए इसे हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इक्वेटर पर आपको सबसे ज्यादा रेनफॉल दिखाई देंगे।
वर्षा सबसे ज्यादा 0 डिग्री पर ही होती है और यहाँ पर सबसे ज्यादा डेंस वेजिटेशन पाए जाते हैं। तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में अगर मेनली देखा जाए कुछ वेराइटीज जो ट्री की होती है उसमें आपको मिलेगा रोजवुड, इवोनी, महोगनी, ऐसे करके आपके सिंकोना, ठीक है, बम्बू, ऐसे करके बहुत सारे जो वैरायटीज होती है ना वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की होती है। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो टेम्परेट कोनिफेरस जो होता है बेसिकली आपको टेम्परेट जोन में दिखाई देगा। आप सिंपल सा एक चीज पढ़ते होंगे कि पूरे अर्थ पे अगर 0 डिग्री, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ और साउथ पर इंक्लूड करते हैं तो ये पूरा का पूरा रीजन जो होता है वो कैसा रीजन होता है, ट्रॉपिकल होता है। इस पूरे रीजन को हम ट्रॉपिकल कहते हैं। तो इसमें पाए जाने वाले ग्रासलैंड या इसमें पाए जाने वाले वेजिटेशन कैसे हो जाएंगे, ट्रॉपिकल हो जाते हैं। ठीक है, बट इंडिया के कुछ माउंटेन वाले रीजन में जब आप चले जाएंगे तो हाइट पर जाने पर आपको स्प्रूस और देवदार यानी कि सीडर वेजिटेशन मिलते हैं। और ये जो होते हैं कोनिफेरस में आते हैं, यानी कि किस टाइप के कोनिफेरस में, टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट में आते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानसून फॉरेस्ट भी आप इंडिया में देखोगे, इसे हम डिसिडियस फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका डिजर्ट, ठीक है, इन प्लेन्स फर्टाइल एंड मॉडरेटरी फॉरेस्ट माउंटेन और द characteristic features of which one of the following region of India, यानी कि कुछ प्लेस दिया हुआ है, डिजर्ट दिया हुआ है, फर्टाइल दिया हुआ है, प्लेन्स दिया हुआ है, मॉडरेटली दिया हुआ है, फॉरेस्टेड माउंटेन्स और द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, यानी कि इसमें से बताना है मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्य रूप से वनाच्छादित पर्वत जो है भारत के किस क्षेत्र में होते हैं। देखिए ये जो लोकेशन दिया हुआ है ना, अगर इसको हम अच्छे से पहचान लेंगे तो इस क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसे इंडिया को थोड़ा सा फॉर्म कर लो। इंडिया को अगर आप फॉर्म कर लोगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको रीजन कुछ मिलेगा। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है का सबसे सिंपल सा तरीका यही है कि आपको साइड पता होना चाहिए, आप किस साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रखिए। देखिए यहाँ पे दिया है साउथ वेस्टर्न बॉर्डर अलोंग अरेबियन सी, यानी कि अरेबियन सी के साउथ वेस्टर्न की बात कर रहा है। साइड देख लेते हैं हम, यहाँ पर ऐसे याद रखेंगे, यानी कि ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ और ये साउथ हो जाएगा। अरेबियन सी की बात कर रहा है और उससे अरब सागर के साथ साथ दक्षिण पश्चिमी सीमा की बात कर रहा है। तो ये चीजें हो सकते हैं, अरब सागर ही हो गया और दक्षिण पश्चिम की सीमा हो गई। ठीक है, ये हो सकता नहीं है। कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पर अरेबियन सी की तरफ हम देखेंगे तो मैक्सिमम क्या दिखाई देगा, वेजिटेशन वाला एरिया दिखाई देगा। ये गुजरात वाला रीजन दिखाई देता है। ठीक है, देन कोरोमंडल कोस्ट की बात करते हैं, कोरोमंडल कोस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की तरफ। ठीक है, इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर की बात करते हैं तो वो वाला रीजन ये हो जाता है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर। देन नेक्स्ट जो दिया हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यानी कि इंडिया को जब हम इस तरह से डिवाइड करते हैं ये नॉर्थ हो जाता है और ये वेस्टर्न वाला साइड हो जाता है, यानी कि इस रीजन की ये बात कर रहा है। तो इसका बेसिकली आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which one of the following is not a form of store energy? ऐसे कौन से स्टोर एनर्जी का जो कि है क्या है, संचित ऊर्जा का इनमें से कौन सा एक जो पार्ट नहीं है, संचित ऊर्जा नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, इनमें से आप अगर देखेंगे तो इसे काफी, ये भी फिजिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके अगर आंसर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आपके क्या स्टोर एनर्जी में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेलेपला पास, जेलेपला
दर्रा की बात कर रहा है, जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? देखिए, इंडिया में हम कुछ इंपॉर्टेंट पास पढ़ते हैं। इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट पास हम बेसिकली जो माउंटेन वाला रीजन होता है, उसी रीजन में हम इंडिया में कुछ पास पढ़े रहते हैं। ये काफी थीन रास्ता होता है। एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन क्या करते हैं, एक माउंटेन से एक साइड से माउंटेन की एक साइड से दूसरे साइड में हम क्या करते जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हम अगर देखेंगे तो ये या नदर्न इंडिया की तरफ इस वाले साइड में, फिर इस रीजन में कुछ हमें मिलते हैं, और कुछ पास जो होते हैं हमें इस साइड में भी हमें मिलते हैं, यानी कि वेस्टर्न घाट की तरफ। ठीक है, तो इसमें से बेसिकली जो ये पूछ रहा है जेलेफला दर्रा कहाँ स्थित है, तो इतना याद रखिएगा, जेलेफला दर्रा और नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम हिमालय। ठीक है, देन इसके अलावा यहाँ पे हम जम्मू कश्मीर में लद्दाख वाले रीजन में पढ़ते हैं, तो यहाँ भी कुछ हम दर्रों की बात करते हैं, जैसे काराकोरम दर्रा हो गया, बुर्गीला दर्रा हो गया, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। ठीक है, देन इसके बाद से अगर आते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो रोहतांग दर्रा, बड़ालाचा दर्रा, सिपकीला दर्रा, इस तरह से हम हिमाचल प्रदेश में ही पढ़ते हैं। उत्तराखंड में भी कुछ दर्रे पढ़ते हैं, जिसमें माना, नीति, लिफलेक करके दर्रे। सिक्किम में हमने बात कर लिया नाथुला और जेलेपला दर्रा की, जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पास जो है हम पूरे इंडिया में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्पीकर ऑफ द लोक सभा में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग एड्रेस टू द, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं कि अपना त्याग पत्र किसको देता है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया। यहाँ याद रखिएगा, लोकसभा जो होता है, ये आपको ये पता भी होगा, लोकसभा लोकसभा में जो होते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, ये अपने को जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो लोकसभा के होते हैं, ये रेजिग्नेशन लेटर जो देते हैं, यानी कि त्याग पत्र जो देते हैं, वो दूसरे को ही देते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देता है? तो वो जो देता है डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष को ये अपना त्याग पत्र देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।